में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये विधानसभा किठौर है। किठौर के अंदर एक ग्राम पंचायत रछौती पड़ती है, जहां पर हम पहुंचे और वहां पर हम सर्वे कर रहे थे और भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई। तो बात करते हैं भाई साहब से। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं अशजद हयाती एडवोकेट और ज़िला अध्यक्ष मेरठ यूथ। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करता हूँ। लगभग पिछले 7-8 साल से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करता हूँ। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ जिला अध्यक्ष हैं सर आप? जी, यूथ जिला अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी अभी दी गई है, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले। इससे पहले मैं किठौर विधानसभा का मेन विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ और अब इस वक्त प्रमोशन होकर के मुझे जिले की जिम्मेदारी सर आपको दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताइए कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव बहुत करीब है, चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और शायद 15 के बाद परमिशन चुनाव आयोग से हो जाएगी। तैयारियों की क्या तैयारी है चुनाव से रिलेटेड? चुनाव से रिलेटेड हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हम पूरी तरीके से धमाल मचाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने कोई भी पार्टी टिकने वाली नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तमाम सीटों पर, जिन सीटों पर लड़ रही है, तो पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है और पूरी तैयारी करे हुए हैं। सर ये बताइए कि 7 की 7 विधानसभा जो मेरठ के अंदर है, मेरठ में 7 की 7 पर कैंडिडेट उतारे हम 7 विधानसभाओं पर कैंडिडेट उतारने वाले हैं। 1-2 सीटों पर डिक्लेयर हो चुका है कैंडिडेट, 1-2 और बाकी सीटों पर अभी कैंडिडेट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वो इसलिए नहीं हो पाया है, एक सीट पर हमारे पास 4-4, 5-5 आवेदन है, इसलिए उनको डिसाइड करने में थोड़ा वक्त लगता है। 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह तमाम सीटों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो क्या मुद्दे रहेंगे सर चुनाव के आपके? हमारा मुद्दा शिक्षा का, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, ये मुद्दे हमारे रहेंगे। हम धर्म की राजनीति हटकर राजनीति करना चाहते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिक्षा के क्षेत्र में जानी जाती है, मेडिकल के क्षेत्र में जानी जाती है। हैदराबाद इसका मॉडल है। हम उत्तर प्रदेश में भी हैदराबाद को मॉडल बनाकर काम करें। सर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, समाज के अंदर एक तनाव पैदा किया जा रहा है हिंदू मुस्लिमों के बीच। इससे कहाँ तक सहमत है? ये तो सर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम है। अगर भड़काऊ भाषण है तो क्यों नहीं मुकदमा लिखा जाता, क्योंकि लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम अपने भाषण देते हैं। और अगर रही बात भड़काऊ भाषण की, साक्षी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, साध्वी प्रज्ञा हैं, वो भी तो भड़काऊ भाषण देते हैं। कहीं ना कहीं एक इल्जाम और लगाया जा रहा है ओवैसी साहब पर, जिस तरीके से मोदी जी, योगी जी या बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, ओवैसी साहब मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सेक्युलर लीडर हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस नाम से जानी जाती है सेकुलरिज्म के। ये जो इल्जाम है बेबुनियाद है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मॉडल है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में 65% हिंदू वोटिंग करता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। कौन कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में लगभग 200 आवेदनों में से 65 जो है आवेदन हिंदू लोगों के हैं। तो कब तक क्या पार्टी कोई अपना घोषणा पत्र जारी करेगी चुनाव से पहले? हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही घोषणा पत्र हम जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब तो ये कहते हैं कि जो घोषणा पत्र दिया जाता है हम उस पर यकीन नहीं रखते, वो तो लोगों को एक लॉलीपॉप की तरह बहकाने वाला मामला है। हम घोषणा पत्र जो करेंगे सिर्फ अपने पूरे यकीन के साथ, हम पूरे एतमाद के साथ अपनी जनता को पूरे भरोसे में लेकर के घोषणा करेंगे। हमारा जो उनका ओवैसी साहब का कहना यह है कि सिर्फ घोषणा पत्र से काम नहीं चलता है, उस पर अमल करने से काम चलता है। तो हम जो घोषणा पत्र में अपना जारी करेंगे वही चीज हम अमल में लाएंगे। तो सर ये बताइए कि जिस तरीके से सारी पार्टियां मैदान में हैं और आपकी AIM भी मैदान में है, तो जहां तक गठबंधन की बात है, ओवैसी साहब को गठबंधन में भी नहीं लिया गया। फिर किस तरीके से आप हिस्सेदारी की भी बात ओवैसी साहब करते हैं कि हमें 20% मुसलमान हैं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो किस तरीके से जब आप सरकार नहीं बना पाएंगे 100 सीट पर लड़कर से, फिर हिस्सेदारी किस तरीके से ले पाएंगे? हम हिस्सेदारी इस तरह से ले पाएंगे, जो भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा वो हमारे बगैर सरकार बना ही नहीं सकता।
हम इसलिए 100 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, 100 सीट पर इलेक्शन लड़ा रहे हैं कि क्योंकि 100 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ गए, जो भी सरकार आएगी उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी, हम किंग मेकर के रूप में काम करेंगे। तो अभी तो किसी भी पार्टी ने आपसे गठबंधन के लिए नहीं कहा? नहीं, छोटे दल हैं हमारे पास, 8-7 दल हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें बहुत जो क्षेत्रीय दल हैं वो काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ओवैसी साहब डेवलप की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और लोग उन पे कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं, जो समाजवादी ये कह रही है कि जो ओवैसी साहब तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश आ गए, कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को बिहार के अंदर हराया, वो समाजवादी को हराने के लिए आए हैं। मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने किसी को हराने जिताने का ठेका नहीं दिया। हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, हर आदमी को आज़ादी है कि हर पार्टी को आज़ादी है कि वो इलेक्शन लड़े। तो हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना अधिकार समाजवादी पार्टी को है, जितना अधिकार बहुजन समाज पार्टी को है, जितना अधिकार बीजेपी को है, उतना ही अधिकार हमें। बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो साहब भाषण दे रहे हैं कि योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर कौन बचाएगा? तो वो कह रहे हैं कि जो लोग इनके बहकावे में आ रहे हैं उन्हें योगी से कौन बचाएगा जी, हारने के बाद। ओवैसी तो हार कर हैदराबाद चले जाएंगे। देखो, यहाँ पे जो है, मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि भारत डेमोक्रेसी का मुल्क है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ तानाशाही का राज नहीं चलता। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज लोग चलते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ। हम सबका मुकाबला कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर डट कर। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से ओवैसी साहब कहते हैं कि जो हम मुस्लिमों के साथ साथ जो शोषित समाज है, वंचित हैं, दलित हैं, उनको भी साथ लेंगे, तो आप उन्हें किस तरीके से सेटिस्फाइड कर पाएंगे? जो दलित शोषित लोग हैं वो तुम्हारे साथ जुड़े। हाँ, तो हम उनको सेटिस्फाइड इस तरह करेंगे ना, जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, आवेदन किए हैं लगभग 65 लोगों ने, हम उनको टिकट देंगे, लोगों को एक मैसेज देंगे कि हाँ, सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं है, इस तरह से हम बताएंगे। तो प्रचार की जो आपकी प्रक्रिया होगी, जब आप कैंडिडेट घोषित कर देंगे, उसके बाद जो प्रचार की प्रक्रिया होगी, किस तरीके से आप घर घर इसके आवाम के पास तक अपने पैगाम को पहुंचा पाएंगे? पहली बात तो हम आवाम तक अपना मैसेज पहुंचा चुके हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के मैदान में है, तो अब तक तो हम लोगों तक मैसेज पहुंचा चुके हैं। रही बात अब से आगे की प्रक्रिया, जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होगी, हम उसको फॉलो करके अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाएंगे। क्या जो चुनाव आयोग के नियम होंगे, उधर कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, उन नियमों का पालन करते हुए क्या गाइडलाइन आप अपने पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को देंगे कि इस तरीके से आपको प्रचार और प्रसार करना है? संविधान का हवाला ओवैसी साहब देते हैं, कितना आप उसको फॉलो करेंगे इस चुनाव में देखने को मिलेगा? फॉलो करने की बात तो ये तो सिर्फ जनता पे डिपेंड है। बाकी हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किसी भी कीमत में नहीं करेंगे। रही बात इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की, वो तमाम पार्टियों के लिए है, और रही बात हमारी, हम पूरी कोशिश करेंगे गाइडलाइंस को फॉलो करने, और करते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपसे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद आपने जानकारी दी कि किस तरीके से आप चुनाव की तैयारी में हैं और इस सारी सीटों पर आप कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, और उनकी क्या प्लानिंग है और क्या प्रचार की प्रक्रिया है और क्या गाइडलाइन होगी। आपने कहा कि संविधान के हिसाब से जो चुनाव आयोग गाइडलाइन देगा हम उसको मानेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत शुक्रिया।